नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9वीं के हिस्ट्री का मतलब इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और उसका एमसीक्यू। तो ये सेशन को इस सेशन में बने रहें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाइए। मतलब इससे अगर इतना क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो इसके बाहर से पहला चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखिए और इतना ही आप अगर रिवीजन करके चले गए एग्ज़ाम में तो आई गारंटी आप 100% जो है इस चैप्टर से एमसीक्यू लगा के ही आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं करवाए जाते थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है कुलीन वर्ग की सेवा करना, बी स्कूली शिक्षा के रूप में सेवा करना, कुलीन वर्ग के घरों और खेतों में काम करना, और ऑप्शन नंबर डी है खेतों के निर्माण में सहयोग करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सभा में ने संविधान तैयार किया। तो राष्ट्रीय सभा ने संविधान कब तैयार किया था? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1791। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत शामिल था? तो पादरी हम जानते हैं पादरी प्रथम ई एस्टेट में शामिल था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांस के किन ए स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? तो हम जानते हैं प्रथम वर्ग और द्वितीय ए स्टेट को दोनों को यहाँ पे करों में छूट थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लुइस लुइस 16वां फ्रांस के राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? तो लुइस 16वां हम जानते हैं फ्रांस की गद्दी पर 1774 में आसीन हुआ। तो हमारा यहाँ पे 1774 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी में हम टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्टेट से क्या क्या अभिप्राय था? ए स्टेट्स का मतलब होता क्या था? तो ए स्टेट्स का मतलब होता था कि समाज में जो सामाजिक वर्ग था उसमें फ्रांस में सामाजिक विभाजन किस वर्ग मतलब सामाजिक वर्ग का विभाजन किया गया था। जैसे हमारे जगह पे कैसे होता है कि वो उच्च वर्ग का है, ब्राह्मण है या फिर शूद्र है, तो वहाँ पर भी जो ए स्टेट है वो सामाजिक वर्ग पर आधारित था, फ्रांस के सामाजिक वर्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकार की घोषणा किसने 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 की, है ना? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। देखिए राष्ट्रीय महासभा ने जो है फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के वर्ग नहीं थे? तो नहीं थे यहाँ पे देखना है नहीं थे। तो यहाँ पे पादरी देख रहे हैं, पादरी तो थे। ठीक है, आपका कुलीन वर्ग ये भी था, व्यावसायिक और किसान ये भी था। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी हो जाता है, सी फॉर कैट, ये राइट आंसर हो गया, है ना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथ में था? तो हम जानते हैं फ्रांस का शासन किसके किसके हाथ में था? तो पेरिस के जो कम्युनल थे उनके पास शासन था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो किसानों की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे किसानों की जनसंख्या थी 90%। ज़्यादातर जो लोग थे, सामाजिक वर्ग जो था वो किसान था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों
से निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे? तो देखिए, टाइड ये कोई कर नहीं था, टेनेंस ये कोई कर नहीं था, ये भी कर नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर क्या? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सितंबर सम्मेलन में लुईस 16वां के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? तो उसके लिए क्या निश्चित किया गया था? हम लोग सभी जानते हैं, चैप्टर को पढ़े हैं। तो यहाँ पे मृत्यु दंड जो है निश्चित किया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट दिया था? मतलब राज्य को दिया जाने वाला कर से उसको छूट दिया गया था। तो किसे दिया गया था? आप लोग बताइए, आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? देखिए, पादरी जो थे, पादरियों को यहाँ पे छूट दिया गया था। तो बड़े व्यापारी नहीं थे, है ना। ये पादरी राइट आंसर हो जा रहा है ना। कौन सा आंसर है? पादरी जो है हमारा सही उत्तर हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सन 1774 में जब लुईस 16वां सम्राट बने तो राजकोष खाली होने का क्या कारण था? अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं? ऑप्शन 4 है। और इस चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। बोलता है, पहला ऑप्शन है क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे। तो ये बिल्कुल बात सही है कि उस समय क्या है, फ्रांस में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे। क्योंकि सरकार वायार्स के महल और राज दरबार के शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करते थे। तो ये भी बात जो है एकदम से 100% सच है। इसीलिए हम जाएंगे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर देखिए सी है, ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो हमारा जो उत्तर देने वाला जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि सी जो है ए और बी दोनों की बात कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुईस लुईस 16वां के मृत्यु दंड कब दिया गया? तो हम देखे थे पिछला जो स्लाइड था उसमें कि उसे मृत्यु दंड दी गई थी, लेकिन लुईस 16वां कब दी गई थी? ये जो क्वेश्चन है कि 1791 में नहीं, आपका 1792 में नहीं, 1789 में नहीं, 1793, हाँ बिल्कुल ये आंसर सही है कि 1793 में उसको मृत्यु दंड दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? प्रत्यक्ष कर कौन है? देखिए, प्रत्यक्ष कर जो है वो टाइड टाइड नहीं है, लिब्रे नहीं है, आपका नेक्स्ट एस्टेट नहीं है, है ना। एस्टेट नहीं था तो कौन सा था? टाइड जो है, टाइड जो है वो कर था, प्रत्यक्ष कर था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है, राष्ट्रीय सम्मेलन में किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? राष्ट्रीय सम्मेलन में ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया था? तो देखिए, राष्ट्रीय सम्मेलन ने सती प्रथा नहीं, सती प्रथा का अंत नहीं किया था। आपका बेगार प्रथा नहीं, बेगार प्रथा का अंत नहीं किया था। सामंत प्रथा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि दास प्रथा का अंत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक को जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 ऑप्शन है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है जॉन लॉक, है ना, इसने जो है सही मतलब कि प्रतिनिधियों का है एक आधारित प्रस्ताव सरकार के पास रखा था। तो जॉन लॉक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि रॉबस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग शुरुआत में ही देख रहे हैं, जुलाई 1792 ईस्वी में। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन चर्च द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो चर्च द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, टाइद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 में संविधान में नहीं था? तो क्या है? बोलने का जो अधिकार था, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही आ रहा है ना।
डी ऑप्शन देखिएगा कि डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन आ रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी की राजनीतिक अस्थिरता जिससे सैनिक तानाशाह के उदय पर आधारित बन था, है ना। तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट इस पे आधारित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है टू टेट्राइजोजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है लॉक। ठीक है, कौन? लॉक। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये राइटर है, रचनाकार है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न कहता है द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू जो है, मॉन्टेस्क्यू एक राइट आंसर हो जाता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक है। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइड का अर्थ है तो सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये जो है इनमें से कोई नहीं, सामान्य कर नहीं है, उत्पाद कर नहीं है, धार्मिक कर नहीं है, ये क्या है इनमें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन रहा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? किसान वर्ग? नहीं। मजदूर वर्ग? नहीं। इनमें से पादरी वर्ग? बिल्कुल सही है, पादरी वर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही है सी, लुईस 14वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सम्राट की शक्तियों को पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? तो हम जानते हैं कि फ्रांस में संविधान कब बना था? 1791 को, है ना, 1791 को। आगे प्रश्न देखते हैं। फ्रांस क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत हुई थी? हम जानते हैं पेरिस से, है ना, राइट आंसर है ये, तो सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्रांस गणराज्य कब बना? तो फ्रांस गणराज्य कब बना? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर लग रहा है, 1792 को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस आरोप में लुईस 16वां की मौत की सजा सुनाई गई थी? तो हम जानते हैं कि उसको राजद्रोह का सजा दिया गया था। किसकी सजा दी गई थी? राजद्रोह की। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही ऑप्शन हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन सॉरी गैस, नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक क्या था? सम्राट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जा रहा है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो हम जानते हैं और वाटरलू की लड़ाई 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। उन देशों के नाम दीजिए जिसके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने सन 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था, है ना। तो किसके कौन कौन से जो देश थे? प्रशा था, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया था, बिल्कुल, है ना। तो हंगरी था, ये हंगरी जो है हंगरी नहीं था, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कहता है ओलंप द गूज कौन थे? ओलंप द गूज कौन थे? तो ये कौन था? एक क्रांतिकारी महिला थी, है ना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द सोशल अगला प्रश्न है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। लॉक ने लिखी थी? नहीं। वॉल्टेयर ने लिखी थी? नहीं। मॉन्टेस्क्यू में लिखी थी? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो ने, है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था? रूसो था। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका एक छोटा सा मदद जो है हमें काफ़ी प्रेरणा देती है और आगे वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित करती है ना। तो आपको अगर पसंद आया हो
तो मुझे तो आशा है कि आपको पसंद आया हो, और इतना अगर प्रश्न कर लेते हैं तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक ठीक है, थैंक यू।